लकी मरवत धमाके में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा कसूर के इलाके चूनिया में अदा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलात समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद की मैयत को कंधा दिया। शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास को आबाई इलाके में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद को पाक फौज के जवानों ने गन सल्यूट पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन फराज इलियास की कब्र पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चूनिया में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास के वालिदैन से ताज़ियत। गांव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। वज़ीर आज़म की शहीद के गांव को मॉडल विलेज बनाने की हिदायत। शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कैप्टन फराज इलियास शहीद का खून रंग लाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाका। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत शहीद 7 जवानों की नमाज जनाजा बन्नू में अदा। कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और अवाम की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। मादरे वतन के दिफा के लिए जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। वज़ीर आज़म के दौरे चीन से ताल्लुकात को नई वुसअत मिली। CPEC फेज 2 में नए शोबों को शामिल करने पर तफसील से बातचीत हुई। कराची से पेशावर तक ML1 की अपग्रेडेशन पर भी अज़्म का इज़हार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा। हमारा अगला हदफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस सनती ताउन बढ़ाना है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल की नारोवाल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SIFC की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की आलमी मीडिया में भी पजीराई। IT सेक्टर में नुमायां बेहतरी पर BBC ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में रवां साल अप्रैल में IT बरामदात में 62.3% का रिकॉर्ड इजाफा। रिकॉर्ड इजाफे की वजह SIFC की जानिब से कारोबार दोस्त पॉलिसीज और पॉलिसी इस्लाहात हैं। BBC। सरकारी स्कीम के तहत हज से कबल परवासों का सिलसिला मुकम्मल। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन हज इंतजामात का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। निजी हज स्कीम के जरिए 70,000 आज़मीन भी सऊदी अरब पहुँच गए हैं। अगले 2 रोज़ में मजीद 20,000 निजी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। आज़मीन हज की मिना के लिए रवानगी का आगाज़ 13 और 14 जून की दरमियानी शब को होगा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। दिलकश और सेहतमंद बैल बकरे मंडियों की जीनत। खरीदारी के लिए भाव ताव उरूज पर। इजरायली फौज ने नसीरात पनाह गजीन कैंप को खून में नहला दिया। वहशियाना बमबारी में कम अज कम 283 फलस्तीनी शहीद, 700 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 64 बच्चे भी शामिल। मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों के छापों के दौरान मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद गिरफ्तार। आलमी दायरे खुराक ने गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत के पेश नज़र महसूर फलस्तीनियों को इमदाद की फ्राहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। अमरीका का गजा में जंग बंदी के लिए अपनी करारदाद के मुसव्वदे पर सलामती काउंसिल में वोटिंग का मुतालबा। मोदी के वजारत उज़्मा का हल्फ उठाते ही फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला शुरू। मकबूजा कश्मीर के ज़िले रियासी में बस पर फायरिंग के नतीजे में 10 यात्री हलाक, 33 जख्मी। नरेंद्र मोदी अपनी कमज़ोर हुकूमत के कदम जमाने और भारत के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हमेशा की तरह इस फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश करेंगे। भारत में मुसलमानों और सिखों समेत अक़लियतें नरेंद्र मोदी के हिंदुत्वा नजरिए से खौफजदा। तनकीद करने वालों को भारत और बैरूनी ममालिक में धमकियों, कैद, हिरासगी और कत्ल का सामना। जुल्म का निशाना बनने वालों में एक नाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर का भी है, जिन्हें मोदी के एजेंटों ने कनाडा में कत्ल करवा दिया। अल जज़ीरा की वीडियो रिपोर्ट में नए इंकशाफात।
پاکستان کے دفاع کے لیے بلوچستان کے عظیم سپوتوں کی لازوال قربانیاں، بہادر بیٹوں کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے افسروں اور جوانوں کی شہداء کے مزاروں پر حاضری۔ شہداء کے ورثاء کے ہمراہ ان کے مزاروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی۔ آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ گروپ ڈی کے میچ میں آج بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں نیو یارک میں ہوں گی مد مقابل۔ میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا 19واں میچ نیو یارک میں بھارت کی پاکستان کے خلاف 6 رن سے کامیابی۔ جسپریت بمراہ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ میچ پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ قازقستان کے شہر الماتے میں ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ پاکستان نے دوسرا گولڈ میڈل جیت لیا۔ سائیکلسٹ علی الیاس نے روڈ اسکریچ ریس جیت کر پاکستان کو 2 روز میں دوسرا طلائی تمغہ دلوا دیا۔ علی الیاس نے غیر معمولی برداشت اور رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے 61.4 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے اور 26 منٹ میں طے کیا۔ اور ٹینس گرینڈ سلیم فرینچ اوپن مینز سنگل ٹائٹل اسپین کے کارلوس الکراز کے نام رہا۔ فائنل میں الکراز نے جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کو شکست دی۔ کارلوس الکراز کے کیریئر کا یہ 30واں گرینڈ سلیم اعزاز ہے۔ 21 سالہ ہسپانوی کھلاڑی ہارڈ، گراس اور کلے کورٹ تینوں سطح پر گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے والے کم عمر ترین کھلاڑی ہیں۔ فرینچ اوپن کے میچز پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائے گئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلی خبروں کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ لکی مروت میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے کیپٹن محمد فراز الیاس کو ان کے آبائی علاقے میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چونیا میں شہید کیپٹن محمد فراز الیاس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے شہید کے جسد خاکی کو کندھا دیا اور تدفین میں شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں آقا مسعود خالد اپنی رپورٹ میں۔ لکی مروت میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے کیپٹن محمد فراز الیاس کو ان کے آبائی علاقے میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چونیا میں شہید کیپٹن محمد فراز الیاس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے شہید کے جسد خاکی کو کندھا دیا اور تدفین میں شرکت کی۔ شہید کیپٹن محمد فراز الیاس سمیت 7 جوانوں نے 9 جون کو لکی مروت میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید محمد فراز الیاس کو پاک فوج کے دستے کی جانب سے گن سلوٹ اور سلامی پیش کی گئی۔ میرے گارڈ سینہ میرے گارڈ میرے گارڈ نیچے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شہید کیپٹن محمد فراز الیاس کی قبر پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم نے شہید کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے شہید کیپٹن محمد فراز الیاس کے والدین اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے بیٹے کی عظیم قربانی پر انہیں سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شہید کیپٹن محمد فراز الیاس کے آبائی گاؤں کا نام شہید سے منسوب کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کی بھی ہدایت کی۔ شہید کے لواحقین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی ایسی مذموم کارروائیاں اس ناسور کو
जड़ से उखाड़ फेंकने के हमारे अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये अजीम कुर्बानी आपके साहबजादे की, कैप्टन फराज इलियास की, ये रायगा नहीं जाएगी। मैं आपको बताऊं, ये इंशाअल्लाह ये खून ये ज़रूर रंग लाएगा, और ये मुल्क के लिए जो उन्होंने अपनी जान पेश की है इन्होंने और दूसरे जवानों ने, और इस तरह और हमारे इस माजी में हज़ारों अफसरों जवानों ने जो अपनी जानें पेश की हैं और शहादत का जाम नोश किया, ये खून रहेगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। इस हवाले से तो बड़ी खुश नसीब है कि आपके बेटे ने शहादत का जाम नोश किया। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का अयादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों के निडर जवानों के साथ खड़ी है। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और जिला लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वालों में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंसूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद शामिल हैं। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा चीन से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई वसअत मिली है। नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उनका कहना था कि दौरा चीन से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को नई जहत मिली है और सीपैक फेज़ 2 में नए शोबे दाखिल करने पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अनीस आवान। नारोवाल में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन एक संगे मील है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने के साथ साथ पाकिस्तान को सी पैक का फेज 2 भी गेम चेंजर मंसूबा मिला है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बिलखसूस सी पैक के पस मंज़र में और मुआशी और इक़्तिसादी शोबों के अलावा सी पैक फेज़ 2 में नए शोबों में दाखिल करने के लिए तफसील से बातचीत की। चीनी साइड ने पाकिस्तान की हुकूमत को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चीन के दरमियान तजारत को 12 माह जारी रखने के लिए भी इकदामात किए जाएंगे। ज़री शोबे की तरक्की के लिए पाकिस्तानी तलबा को आला तालीम के लिए चीन भेजा जाएगा। दोनों ममालिक पाकिस्तान में सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट और एक ऐसी तरक्की जिसके समरात और फल इस मुल्क के तमाम इलाकों में तमाम शहरी हासिल कर सकें, उस हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। और बिलखसूस जो फेज़ 2 के 5 कॉरिडोर्स हैं, कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ, कॉरिडोर ऑफ लाइवलीहुड्स, कॉरिडोर ऑफ इनोवेशन, ग्रीन कॉरिडोर और ओपन कॉरिडोर, जिसका मकसद है कि इस खित्ते के दीगर ममालिक की भी शराकत हासिल की जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए एक टीम बनकर काम करना है। हमें मुल्क से इंतशार और अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब एक अच्छी खबर है आईटी सेक्टर से। आपको बताते हैं कि SIFC की कारोबार दोस्त पॉलिसी से आईटी सेक्टर को फ़रोग मिला है, जिसके मुतरिफ आलमी खबरसां इदारे भी हैं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में रवां साल अप्रैल में IT बरामदात में 62.3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफे की वजह SIFC की जानिब से कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ और पॉलिसी इस्लाहात हैं। IT शोबा SIFC के तरजीही शोबों में एक है, जिसके फ़रोग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया। इस इजाफे की एक और अहम वजह सालाना 25,000 से ज़्यादा IT ग्रेजुएट्स और फ्रीलांसर्स की एक बड़ी तादाद है, जिन्होंने IT के शोबे में गैर मुल्की कंपनियों से पैसे कमाए, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। किसी भी शोबे में बेहतरी के लिए आज के दौर में जिद्दत बहुत ज़रूरी है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए SIFC ने खुसूसी तौर पर IT के शोबे पर तवज्जो मरकूज़ की है। सरकारी स्कीम के तहत हज से कबल परवाज़ों के सिलसिला मुकम्मल हो गया। वज़ीर मंसूबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन हज इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं।
तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक निजी हज स्कीम के जरिए 70,000 आज़मीन भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। अगले 2 रोज़ में मजीद 20,000 निजी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी मकातिब की जानिब से मिना और अरफात में आज़मीन हज के 5 रोज़ा क़याम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज़मीन हज की मिना के लिए रवानगी का आगाज़ 13 और 14 जून की दरमियानी शब को होगा। पाकिस्तान हज मिशन ने वादी मिना में आज़मीन हज की सहूलत के लिए कैंप ऑफिस कायम कर दिया है। वज़ारत मजहबी उमूर सरकारी आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी समेत निजी स्कीम के तहत आने वाले आज़मीन कराम की शिकायत का इजाला भी कर रही है। वज़ारत मजहबी उमूर की मॉनिटरिंग टीम की कारकर्दगी से प्राइवेट तौर पर आने वाले आज़मीन हज को बड़ा रिलीफ मिला। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। पाकिस्तान हज मिशन न सिर्फ सरकारी आज़मीन हज की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, बल्कि निजी हज टूर ऑपरेटर्स के जरिए आने वाले आज़मीन कराम की शिकायत का अजाला भी किया जा रहा है। निजी स्कीम के तहत आने वाले आज़मीन हज के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 70 लाख रुपए मौके पर आज़मीन हज को वापस कराए गए। हुज्जाज के शिकायत को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिविजुअल हज एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें उन्होंने डिस्टेंस बहुत कम उनके साथ कमिट किया था। हमारा मेन फोकस है कि हाजी को हम इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करें। शटल सर्विसेज इंश्योर किए हैं कि उनको हर 20 मिनट पे वो 3 बसेस राउंड द क्लॉक चलेगी और वो हुज्जाज को लेके जाएंगे। फिर ईच हाजी 500 रियाल मैंने कंपनसेट करने का उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। पाकिस्तान हज मिशन की मॉनिटरिंग टीम ने मजमूई तौर पर 616 निजी टूर ऑपरेटर्स की मॉनिटरिंग मुकम्मल करते हुए मौसूल होने वाली 92 शिकायत का फौरी अजाला किया। हमने 616 एचजीओस को हमने मॉनिटर किया है। 112 में से 92 रिजॉल्व कंप्लेंट्स है। इसमें कुछ बहुत अकोमोडेशन से रिलेटेड है, कोई बहुत ज्यादा सीरियस क्रिटिकल नेचर के भी थे, वो भी हमने रिजॉल्व किए हैं। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से अल्लाह के मेहमानों को मुआहदे के मुताबिक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दौरान हज और हज के बाद मॉनिटरिंग का अमल जारी रहेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकरमा। नाज़रीन, इसराइल ने गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम की इंतहा कर दी है। गज़ा के नसीरात पनाह गज़ीन कैंप पर सेहूनी फ़ौज की शदीद बमबारी में शुहदा की तादाद बढ़कर 283 हो गई है, जबकि हमलों में 700 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। शुहदा में 64 बच्चे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 8 महीनों के दौरान गज़ा में अब तक 37,084 फ़लस्तीनी शहीद और 84,494 ज़ख्मी हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने नसीरात पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइल के हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए इसे कत्लेआम की कार्रवाई करार दिया है। इसराइली फ़ौजियों ने मगरबी किनारे के तलकरम और फरा पनाह गज़ीन कैंपों पर हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद और 4 को शदीद ज़ख्मी कर दिया। इसराइली फ़ौजियों ने मगरबी गज़ा के इलाक़ों जनीन, अल-खलील, रामल्ला और अरीहा में छापों के दौरान 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमलों और छापों के दौरान अब तक 9,125 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया जा चुका है। अमेरिका ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे से मुतालिक अपनी करारदाद के मुसव्वदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से वोटिंग की दरख्वास्त की है। गज़ा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज के वाशिंगटन डीसी में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया है। फ्रांसीसी सदर ने यूरोपीय इलेक्शंस में दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी की तरफ से हुकूमती इत्तेहाद की शिकस्त पर ऐवान ज़ेरी के इलेक्शन 30 जून को कराने का ऐलान किया है, जबकि इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। सदर मैक्रोन ने कहा है कि यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन के नताइज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल्स के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में नेशनल रैली पार्टी ने 32% वोट हासिल किए हैं, जबकि मैक्रोन की जमात को 15% और सोशलिस्ट को 14% वोट मिले हैं। नेशनल रैली पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इमिग्रेशन, जराइम और माशी बुहरान को मरकजी इशू बनाया था।
تحریک خالصتان میں نئی روح پھونکنے والے ہردیپ سنگھ نجر کے کینیڈین سرزمین پر قتل کو 1 سال مکمل ہونے پر الجزیرہ ٹی وی نے ایک دستاویزی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بھارت کی اقلیتیں غیر ملکی سرزمین پر بھی غیر محفوظ ہیں۔ دستاویزی رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مودی سرکار مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ غیر انسانی سلوک رکھتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہردیپ سنگھ نجر نے اپنی زندگی بھارتی حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے سکھوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈین سرزمین پر سنگین خطرات لاحق تھے۔ بھارتی ایجنسیاں مسلسل انہیں اور دیگر خالصتانی رہنماؤں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی رہیں۔ 18 جون 2023 کو اپنے قتل سے قبل ہردیپ سنگھ نجر نے سکھ کمیونٹی سے خطاب میں کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار بھارتی حکومت ہوگی۔ الجزیرہ چینل کی جانب سے جاری دستاویزی شواہد میں واضح طور پر یہ دیکھا گیا کہ ایک گاڑی سے 2 افراد نکلے اور انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر پر گولیاں برسا دیں۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو 1 سال مکمل ہونے پر کینیڈین دارالحکومت وینکوور میں 50,000 سے زائد افراد اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شریک ہردیپ سنگھ کے بیٹے نے کہا کہ مجھے اپنے والد کے لیے انصاف چاہیے اور میں ذمہ داران کے کڑے احتساب کا منتظر ہوں۔ رکن کینیڈین پارلیمنٹ جگمیت سنگھ کہتے ہیں کہ مودی سرکار سچ کو دبانا چاہتی ہے مگر ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد مودی نے امریکہ میں مقیم سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جو بے نقاب ہو گیا۔ مودی کی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہی خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوششوں کا بھی آغاز ہو گیا۔ مودی کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن اپنے ہندو یاتریوں کو قتل کر کے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع ریاسی میں ہندو یاتریوں کی بس پر فائرنگ کے نتیجے میں 10 یاتری ہلاک جبکہ 33 کے قریب زخمی ہو گئے۔ نریندر مودی اب ممکنہ طور پر اس فالس فلیگ آپریشن کا الزام بھی پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش کریں گے۔ مودی اپنی کمزور حکومت کے قدم جمانے اور بھارت کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس حملے کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیں گے۔ یہ واقعہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن ہے جس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی نے تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے، تاہم انہوں نے اپنی مسلم دشمنی جاری رکھتے ہوئے کابینہ میں کسی بھی مسلمان کو شامل نہیں کیا۔ نریندر مودی نے گزشتہ روز راشٹرپتی بھون میں وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا۔ نریندر مودی کی 31 رکنی کابینہ میں 30 وزیر، 36 وزراء مملکت اور 5 دیگر ارکان شامل ہیں، تاہم انتخابی مہم کے دوران سیاسی فائدے کے لیے ہندوتوا جذبات بھڑکانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے والے نریندر مودی نے اپنی کابینہ میں کسی بھی مسلم رکن کو شامل نہیں کیا۔ اپنے گزشتہ دور حکومت میں انہوں نے مسلم مخالف پالیسیوں پر عمل جاری رکھا اور انتخاب سے چند ماہ قبل ایودھیا میں شہید بابری مسجد کا جگہ متنازع رام مندر کا افتتاح کیا، تاہم اس کے باوجود ایودھیا سے بی جے پی کے امیدوار کو لوک سبھا انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح ہے کہ عام انتخابات میں لوک سبھا کی 543 نشستوں میں سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے 240 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، جو کہ سادہ اکثریت کے لیے درکار 272 سے کم تھی۔ تاہم بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے اتحاد نے 293 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ انتخاب میں انڈین نیشنل کانگریس نے 99 نشستیں اور سماج وادی پارٹی نے 37 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بلیٹن میں یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز کے مظالم سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں جائیدادوں کی ضبط کی اور کشمیری ملازمین کی برطرفی سمیت بھارتی مظالم میں اضافے کی مذمت کی۔ ترجمان نے چوٹا بازار سری نگر قتل عام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما آغا سید روح اللہ مہدی نے پلوامہ میں ایک نوجوان کی دوران حراست موت کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ آغا مہدی نے پولیس مظالم کی مذمت کرتے ہوئے دوران حراست ایک نوجوان کی موت اور دوسرے نوجوان کے شدید زخمی ہونے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کے نام پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیراملٹری فورسز کے مزید 20,000 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جموں و کشمیر میں پہلے ہی 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی تعینات ہیں۔ بھارتی پولیس نے نئی دلی میں 2020 کے فسادات کی کوریج کرنے والے مقبوضہ جموں و کشمیر کے صحافی شاہد تانترے میں 3 صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پریس کلب آف انڈیا نے پولیس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے بھارت اور مقبوضہ علاقے میں صحافت کو دبانے کی کوشش قرار دیا ہے۔
پاکستان کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بلوچستان کے سپوتوں کو قوم کا سلام۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شہداء کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے پاک فوج اور FC بلوچستان کے افسران اور جوانوں نے شہداء کے ورثاء کے ہمراہ شہداء کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ میجر جلال شہید نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ میجر جلال شہید کا تعلق ضلع کلا عبداللہ سے تھا۔ بہادری سے لڑنے والے نائک مولا بخش شہید کا تعلق ضلع کچھی اور حوالدار محمد عرفان کا تعلق ضلع موسیٰ خیل سے تھا۔ پاکستان کے دفاع کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سپاہی امداد علی شہید کا تعلق ضلع سبی سے تھا۔ ضلع کوہلو سے تعلق رکھنے والے سپاہی عبدالرزاق، ضلع جعفر آباد کے سپاہی ظہیر احمد شہید، ضلع کوہلو کے سپاہی ندیم شہید، ضلع جعفر آباد تحصیل چھٹ پٹ کے سپاہی عمران خان شہید اور جھلمکسی تحصیل گنداوا سے تعلق رکھنے والے سپاہی عنایت اللہ شہید نے بھی وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بلوچستان کے گورنمنٹ سکولز کے اساتذہ کے لیے کوئٹہ میں سفر معلم تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد صوبے میں تعلیمی معیار کو بہتر کرنا تھا۔ تربیتی پروگرام میں بلوچستان کے تمام اضلاع سے تقریباً 70 اساتذہ نے شرکت کی۔ ماہر نفسیات نے اساتذہ کو انتہا پسندی کے رجحانات اور وجوہات کے بارے میں رہنمائی فراہم کی۔ تربیتی پروگرام میں مختلف پینل ڈسکشن کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے کتابیں اور لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے سکھر کے مختلف سینٹرز کا دورہ کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت دی جانے والی امدادی رقوم کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ روبینہ خالد نے بعض سینٹرز میں بد انتظامی کی شکایت پر انتظامیہ کی سرزنش کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ عوام کو تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، کھیلوں کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کا 21واں میچ بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کے درمیان نیو یارک میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 پر شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ جنوبی افریقہ نے ایونٹ میں اپنے دونوں ابتدائی میچز جیتے اور گروپ ڈی میں 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ بنگلہ دیش نے اپنے پہلے میچ میں سری لنکا کو ہرایا۔ ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے 19ویں میچ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف 6 رن سے کامیابی حاصل کی۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں کھیلے گئے میچ میں کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو پہلی وکٹ 12 کے مجموعی سکور پر گری۔ وراٹ کوہلی 4 رنز بنا کر نسیم شاہ کا شکار بنے۔ کپتان روہت شرما 13 رنز بنا سکے۔ شاہین شاہ افریدی کی گیند پر حارث رؤف نے ان کا کیچ لیا۔ بھارت کے تیسرے آؤٹ ہونے والے بلے باز اکشر پٹیل تھے۔ وہ 20 رنز بنا کر نسیم شاہ کی گیند پر بولڈ ہوئے۔ 89 کے مجموعی سکور پر سوریہ کمار یادو 7 رنز بنا کر حارث رؤف کی گیند پر محمد عامر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ شیوم دوبے 3 رنز بنا کر نسیم شاہ کا تیسرا شکار بنے۔ ہاردک پانڈیا 7، ارشدیپ سنگھ 9، رویندر جڈیجا اور جسپریت بمراہ بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ اور حارث رؤف نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد عامر نے 2 اور شاہین شاہ افریدی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ There is a man in the deep and nicely judged. In the air, straight to cover. First ball. 102 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 113 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی پہلی وکٹ 26 کے سکور پر گری۔ کپتان بابر اعظم 13 رنز بنا کر بمراہ کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ عثمان خان اور فخر زمان بھی 13 رنز بنا سکے۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان نے سب سے زیادہ 31 رن سکور کیے۔ اماد وسیم بھی 23 گیندوں پر 15 رنز بنا کر ٹیم کو کامیابی نہ دلا سکا۔ بھارت کی جانب سے جسپریت بمراہ نے 3 اور ہاردک پانڈیا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پی
KTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए भारतीय शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स का खेल शानदार रहा। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले हमेशा कांटेदार होते हैं। उन्होंने ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने, एक्चुअली बिल्कुल बहुत टाइट रखा एंड तक, एंड आई थिंक वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ द टूर्नामेंट। आई नो इट्स अ लिटिल टाइट। पाकिस्तान प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा, पाकिस्तान के प्लेयर्स काफ़ी सही थे, बहुत खेले अच्छी तरह से। That is why cricket is fun actually, no matter what, it's India or Pakistan or anything, you know, it's just fun to watch. दोनों दोस्त हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, मैं तो दोनों को तालियां मार रही थी। They're really good. The bowling was very, very amazing. To the par, amazing bowling. It just had a bad luck today, but strategy-wise, they worked it out really well. बाबर आजम को मैं बस ये बोलूँगा कि hard luck और good luck for the next ones. Yeah, it was perfect entertainment and both teams played so well and we loved it. बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारत के हाथों नाकामी के बाद मायूसी का इजहार किया। शायकीन का कहना है कि उनके दिल दुखी हैं। बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, मैच जीतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बल्लेबाजों ने मायूसी का इजहार किया। मुकाबला बहुत सनसनीखेज था, लेकिन अफसोस कि बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया और बैटिंग हमारी एक दफा फिर बिल्कुल नाकाम रही। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बॉलिंग में, लेकिन हमारी बैटिंग ना चल सकी। इसके मुकाबले में इंडिया की बैटिंग तो कुछ भी ना थी, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में परफॉर्म किया और ये मैच जीत गए। तमाम शायकीन को दिली तौर पर बहुत सदमा हुआ है। पाकिस्तानी तवक्को करते हैं कि हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे। खेलों की खबरों से फिलवक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। और मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए मुल्तान डिवीज़न की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। मुल्तान की एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा, उनसे मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं। जी फरहान, हमें बताएगा इस दफ़ा किस तरह से भाव ताव जारी है, व्यापारी क्या कहते हैं और ख़रीदारों का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। मुल्तान डिवीज़न की अगर हम बात करें तो 22 मवेशी मंडियां जो हैं वो लगाई गई हैं, जबकि ज़िला मुल्तान में 5 मवेशी मंडियां फ़ाहल की गई हैं। इन मवेशी मंडियों में मौज़ा सामू राना, ओल्ड शुजाबाद रोड, फातिमा जिना टाउन, जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में ये मंडियाँ लगाई गई हैं। मंडियों के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कैंप्स लगाए गए हैं, जबकि जहाँ पर जब जानवरों की जैसी आमद होती है तो उन पर चीचड़ मार स्प्रे और इसके अलावा जो कांगो वायरस से बचाव की वैक्सीन और उसके स्प्रे का सिलसिला अभी जारी है। रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि महकमा सेहत के भी की तरफ से भी यहाँ पर कैंप्स जो है वो लगाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ मंडी की तो आज खासी तेज़ नज़र आ रही है हमें मंडी, और जानवरों की भी एक खासी बड़ी तादाद जो है मवेशी मंडी मौजूद है, जो कि जनूबी पंजाब भर से लाई गई हैं। बकरे, गायें, दुम्बे और ऊँटों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान जानवरों की खरीद फरोख्त के ऊपर हल्की फुल्की तकरार जो है वो हमें देखने में आ रही है, जबकि कुछ हमारी ग्राहकों से जो हमारी बात है उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो रेट्स जो हैं वो हमें उसी तरह लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन करीब आएंगे इन रेट्स के अंदर मजीद कमी जो है वो वाक़ई होगी। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी और पार्किंग के यहाँ पर खुसूसी इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस के जवान भी मवेशी मंडियों में मुख्तलिफ जगह पर तैनात किए गए हैं ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। जी बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमें मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे थे। खबर आपको देते हैं अब गिलगित से। वज़ीर आला गुलबर खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तमीर और तरक्की में प्रिंस करीम आगा खान और उनके ख़ानदान का नुमाया किरदार रहा है। गिलगित में प्रिंस रहीम आगा खान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलाके में आगा खान के तरक्याती नेटवर्क के तहत जारी मंसूबों को वसअत देने की ज़रूरत है ताकि इन इलाकों में भी सेहत, तालीम जैसे बुनियादी मसाइल हल हों और आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर हो। इस मौके पर प्रिंस रहीम आगा खान ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शोबों की तरक्की और बैनुल-अक़वामी सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। प्रिंस रहीम आगा खान ने हुंजा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ये पार्क आगा खान फाउंडेशन ने स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते की पायदार तरक्की के लिए हुंजा के इलाके नसीराबाद में कायम किया है। टेक्नोलॉजी पार्क बिला तातुल बिजली की फ्राहमी, तेज़ रफ्तार इंटरनेट के जरिए स्टार्टअप्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को तमाम सहूलियात से लैस करने की जगह फ्राहम करेगा। नसीराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क फ्रीलांस कारोबार के फ़रोग़ के अलावा फासलाती तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर काउंसलिंग और डिजिटल महारतों की तरक्की में भी मददगार साबित होगा। पाक फौज की जानिब से अलीबाद हुंजा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में फ्री ऑटिज़म स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद कर दिया गया।
कैंप में लोगों को ऑटिज्म के मुतालिक आगाही फराहम की गई और वालिदैन को मखसूस तरबियत भी दी गई। सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने पर इलाके के अवाम ने पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया है। पाक फ़ौज हमेशा से दूर दराज इलाकों में फ्री कैंप का इनेकाद करके दुखी इंसानियत की खिदमत करती रही है। सिंध के ज़िला थरपारकर की तहसील डाली में पाक फ़ौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त इलाज के साथ अद्वियात और खाना भी फराहम किया गया। मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया। कैंप में एक्सरे, लैब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी मौजूद थी। मेडिकल कैंप में 572 मरीजों का इलाज किया गया। देहात के वासियों को लैब टेस्ट की सहूलत भी दी गई। मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होने वाले मरीजों ने पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे हैदराबाद से। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में एक हफ्ता कबल LPG सिलेंडर की दुकान में होने वाले धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। धमाके में अब तक 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं शिराज अली डाहरी। परेटाबाद धमाके में 18 मासूम बच्चों समेत अब तक 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बदकिस्मत वाक़े में जख्मी होने वाले 12 अफराद इस वक्त भी हैदराबाद और कराची के हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। इलाका मकीन परेटाबाद और मुंतखब नुमाइंदे इस वाक़े को इंसानी गफलत, गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल और आबादी के दरमियान बड़े पैमाने पे सिलेंडर दुकान में रखने का सबब बता रहे हैं। ताहम इस अंधोनाक वाक़े में कई अफराद लुक़मा अजल बन गए और हलाकतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वाक़े में घर के वाहिद कफील मोहम्मद अशरफ, उनका बेटा अरहम भी जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हुए, जबकि उनका एक और बेटा फैजान इस वक्त भी ज़ेर इलाज है। भाई था छोटा अशरफ, उसका इंतकाल हो गया और उसके लड़के का इंतकाल हो गया। हरम नाम था, लोडर चलाते थे, किराए का मकान था। एक बच्चा भी दाखिल है अस्पताल में, एक का इंतकाल हो गया, अशरफ का खुद का इंतकाल हो गया। परेटाबाद के अफसोसनाक वाक़े को गुजरे तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है, जिसके बाद मुख्तलिफ इदारों की तरफ से शहर भर में LPG सिलेंडर्स और गैर महफूज दुकानों को बंद किया गया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने और शहरियों की जानों को महफूज बनाने के लिए जामे हिकमत अमली बनाने की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया, हुकूमती इदारे, सिविल डिफेंस और मकामी अफराद मिलकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, हैदराबाद। कराची के शहरियों के लिए सिंध हुकूमत का एक और तोहफा, ऑरेंज लाइन के मुसाफिरों के लिए फ्री शटल सर्विस शुरू हो गई। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं अरीबा ज़ीशान की ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत की जानिब से ऑरेंज लाइन बस सर्विस के जरिए औरंगी टाउन के मुसाफिरों के लिए फ्री शटल सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। ऑरेंज लाइन का ट्रैक बोर्ड ऑफिस तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ऑरेंज लाइन के मुसाफिर मुफ्त में ग्रीन लाइन के ट्रैक तक शटल सर्विस के जरिए रसाई हासिल कर सकेंगे। ग्रीन के कॉरिडोर में ऑरेंज बसेस भी चलती हुई नजर आएंगी। उनको सुरजानी की तरफ जाना है तो वो उधर जाएंगे, अगर नुमाइश की तरफ जाना है तो वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। 3.8 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन का ये ट्रैक अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मौसूम किया गया है, जिसमें 4 स्टेशन और 20 बसें ऑपरेशनल हैं, जो 6 मिनट के वक्फे के साथ ट्रैक पर रवा दवा होती हैं। इस हाइब्रिड बस में 3 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें एक हिस्सा खवातीन, दूसरा फैमिली, जबकि तीसरा कंपार्टमेंट मर्द हजरात के लिए मुख्तस है और माजूर अफराद के लिए एक निशिस्त मखसूस है। इस शटल सर्विस से चूंकि अब ये मिड ऑफ द सिटी से कनेक्ट हो गई, यानी कि ग्रीन लाइन से कनेक्ट हो गई है, तो अब लसबेला जाना और इसके साथ साथ जो है नुमाइश जाना वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। 2 किलोमीटर सफ़र के लिए हमें ना पहले रिक्शा तलाश करना पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी। अब जो है ना फ्री बस सर्विस की वजह से ना हमें बहुत आसानी हो गई। जब से ये ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन के साथ मर्ज हुई है, उसमें आसानी हो गई है, वहाँ पैदल नहीं जाना पड़ता और आसानी से ऑन स्टेशन हम ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड हो सकते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर के दूसरे इलाकों के लिए भी मुख्तलिफ रूट्स पर बस सर्विस शुरू की जा रही हैं। मुसाफिरों की जानिब से हुकूमत सिंध के इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।
میپکو ترجمان کے مطابق 280 روز سے جاری مہم میں ڈیفالٹر سے 9,180 ملین روپے واجبات وصول کیے گئے۔ 1 مئی سے 8 جون 2024 کے دوران 59,178 نادہندگان سے 1,283 ملین روپے وصول کیے گئے۔ نادہندگان کی گھریلو صارفین کی کیٹیگری میں 45,986، ڈومیسٹک ڈیفالٹر سے 595 ملین روپے، 4,309 تجارتی نادہندگان سے 138 ملین روپے وصول کیے گئے، جبکہ 859 صنعتی نادہندگان سے 96 ملین روپے اور 7,932 زرعی ڈیفالٹر سے 450 ملین روپے وصول کیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں 1,636 ملین روپے واجب الادا رقم کی عدم ادائیگی پر 2,357 زرعی ٹیوب ویلز کی بجلی منقطع کی گئی ہے۔ 7 ستمبر سے اب تک پولیس فورسز کے ہمراہ آپریشن میں 22,961 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان بجلی چوروں کو 1,764 ملین روپے جرمانہ عائد، 1,019 ملین روپے جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ ناظرین، گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ ذکر کریں گے جیکب آباد کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دادو میں بھی 45، موہنجو داڑو 45، جبکہ خیرپور اور سکھر میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ سائیکلنگ، ہاکی سمیت کچھ دیگر سپورٹس نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔ بڑھتا درجہ حرارت ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ یہ علامات محسوس کریں، جیسا کہ پسینے کا نہ آنا، چکر آنا، گرم، سرخ اور خشک جلد، شدید پیاس لگنا، الٹی و متلی آنا یا بے ہوشی، تو فوراً سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ پر رک جائیں اور ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ خود کو ہیٹ ویو سے بچانا چاہتے ہیں تو گرم مشروبات سے پرہیز کریں، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں، پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں، سر کو ڈھانپ کر رکھیں، بلا ضرورت گرمی میں باہر نکلنے سے اجتناب کریں۔ یاد رکھیے، آپ کی تھوڑی سی غفلت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔